बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आयुष्मान भारत स्कीम का जिक्र करते हैं, क्योंकि आज ही प्राइम मिनिस्टर से जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम लॉन्च की गई है। हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड्स बनाए जा रहे थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर यह लॉन्च हुई है, क्योंकि अब के बाद जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम, यानी जितने भी लोग, चाहे वो किस कैटेगरी में हो, बीपीएल हो, एपीएल हो, अंत्योदय हो या किसी और स्कीम में भी हो, वो अब इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक डिजीज़ में शामिल हो, किसी एक्सीडेंटल या कोई और जो है क्रिटिकल केयर में कोई आ जाता है, और ऐसी बीमारियों के लिए अगर 5 लाख रुपए तक का जो असिस्टेंस है वो अब सरकार दे सकती है। और ये पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के लिए ही रखा गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अवाम को तिबी सहूलियात के हवाले से बहुत कुछ फराहम किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि 15 लाख के करीब रजिस्ट्रेशंस इस स्कीम के तहत हुई हैं, जिन्हें गोल्डन कार्ड्स के दायरे में लाया गया था। और ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद थे आज, न सिर्फ SKIC श्रीनगर में बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी इस तरह का इंतज़ाम रखा गया था कि एक अलग अलग तकरीब मुनक़्क़द की गई थी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ दाखिला वज़ीर अमित शाह ने वर्चुअली खिताब किया। श्रीनगर के SKIC में जो तकरीब मुनक़्क़द हुई, वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोग थे। और वो लोग भी मौजूद थे जो इस दायरे में आए हैं, इस हेल्थ स्कीम के तहत आई हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है या जिन्हें जो है फ़ायदा पहुंचाया गया है। पहले हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो माली तौर पर काफ़ी गरीब थे, लेकिन हार्ट के स्टेंट 3 स्टेंट डालने थे और उसके लिए जो दरकार रुकूमात थे वो उन्हें सरकार की जानब से इसी स्कीम के तहत, इसी गोल्डन कार्ड के तहत फराहम की गई है। वज़ीर आज़म के साथ वो मुखातिब हुए और वज़ीर आज़म को उन्होंने इस सारे हालात के हवाले से आगाह किया। उन्होंने, उस शख्स ने जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने वज़ीर आज़म से क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। मेरी 3 हार्ट की 3 सेल खत्म हो गई। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। चले नाज़रीन, आपने देखा कि एक कश्मीरी जो इस स्कीम के दायरे में आ गया और उसके बाद उन्हें जो खुसूसी मावनत फराम की गई है, क्योंकि हार्ट में 3 स्टेंट डालने थे और उनका मानना था कि माली तौर पर वो गरीब थे। और इस तरह से अब हर कोई, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जम्मू कश्मीर का हर कोई नागरिक, हर कोई रहने वाला अब इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। खुदा ना करे अगर वो कभी भी इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ में या किसी एक्सीडेंटल या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया, जब उसे इस तरह की माली मावनत की ज़रूरत हो, तो ये कार्ड बनाना होगा और इस हवाले से उन्हें जो कंसर्न सेंटर्स है वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर अपना इंदराज करना होगा। तो इस तरह से आज जहाँ अमित शाह ने भी खिताब किया और अमित शाह ने डिटेल बताया कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ के हवाले से मरकज़ी सरकार का क्या मौक़िफ़ है, क्या प्लान है। और उनका मानना है कि अलग अलग सेंटर्स पर यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के फैसले के बाद जो स्कीम्स या उसके साथ साथ जो प्लानिंग मुरतब की गई है उस पर अमल आवरी जो है वो हो रही है। और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज ही बनेगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के अवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि 5 अगस्त के बाद पहली बार जो इस बार DDC इलेक्शंस हुए हैं तो कोई खून खराबा नहीं हुआ। और उनका दावा है कि 1990 के बाद इस तरह पहली बार हुआ है। लेकिन जब से वज़ीर आज़म के साथ साथ होम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें की हैं, तो लोग ये भी चर्चा करने लगे कि अगर हालात सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर और पहली बार पुरअमन माहौल में इस तरह के इलेक्शंस हुए कि कहीं पर कोई पत्थर भी नहीं चला, कोई गोली भी नहीं चली, कोई खून का एक बूंद भी नहीं गिरा, तो फिर क्या वजह है कि 4G
अभी भी बंद है, ये लोग अपने आप सवाल भी पूछने लगे। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें एमबीबीएस की सीटें दोगुनी से भी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा जिन 15 नए नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है, उनसे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा जम्मू में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना भी यहां के नौजवानों को हायर एजुकेशन के बेहतर मौके उपलब्ध कराएगी। जम्मू का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, हमें निरंतर इसके लिए काम करना है। एक बार फिर मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम को आज जरूर बधाई देना चाहूंगा। जब मैं अभी मनोज जी का भाषण सुन रहा था, कितने काम उन्होंने गिराए और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में खड़े रह करके गिराए। जिस तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है, वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अवश्य पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारिक काम कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। नाज़रीन, आयुष्मान भारत के तहत जो आज ये स्कीम सेहत स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है और इस हवाले से डायरेक्टर सिकिम्स डॉक्टर अहंगर का क्या मानना है, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनके हॉस्पिटल में भी आते हैं जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं पहुंचता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है ऐसा इलाज करने के लिए। उनका मानना है कि ये काफ़ी फ़ायदा बख्श स्कीम है, लोगों को चाहिए कि वो इसका फ़ायदा उठाए। हमारे साथी फिरदौस नजार के साथ डायरेक्टर सिकिम्स डॉक्टर एजी अहंगर ने बात की। उन्होंने इस स्कीम के हवाले से क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस स्कीम का जो लॉन्च कर रहे हैं सारे कंट्री में, ये आयुष्मान भारत के हवाले से एक स्कीम है जो सेहत जिसका नाम रखा गया है। ये स्कीम कंट्री के हर एक फ़र्द पे भी और इज्तिमाई तौर भी आयद होगी। इसके हवाले से किसी भी फैमिली को, चाहे एक शख्स बीमार हो या फैमिली में जितने भी लोग हों, उनको 5 लाख तक की सहूलियत मैसर होंगी हर साल। और इस हवाले से जो पेशेंट अस्पताल में आएगा उसके 3 दिन एडमिट होने से पहले से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक जो भी अखराजात होंगे इसके कवर में आएंगे। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें हर एक किस्म की तकलीफ़ जो कैंसर रिलेटेड हो, जो नॉन कैंसर रिलेटेड हो,
स्ट्रोक्स हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, हार्ट अटैक्स की बात जब करें, या और जो भी तकालीफ़ हैं आजकल कोरोना के हवाले से, जो भी इसके साथ जुड़े हुए तकालीफ़ हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसी के लिए हैं, उन सब का जो है इलाज जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन है, जो भी एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों, तो उनमें हर एक शख्स जो भी बीमार होगा, इस जिस तकलीफ में भी मुब्तला होगा, उसको इस स्कीम के तहत लाया जा रहा है। चलो नाज़रीन, आपने देखा अमित शाह और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म जिन्होंने आज वर्चुअली इस फंक्शन में शिरकत की है, जो आयुष्मान भारत के हवाले से जो सेहत स्कीम है उसमें उन्होंने शिरकत की है। लेकिन जहां दाखिला वज़ीर का मानना है कि कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल है और पुरअमन हालत में इलेक्शंस भी हुए हैं, वहीं पर शोपियां के अंदर कल शाम एक एनकाउंटर शुरू होता है और कनीगाम शोपियां के अंदर ये एनकाउंटर हुआ क्योंकि यहाँ फ़ौज को इतला थी कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, क्योंकि बताया जाता है कि एक मेवा बाग में ये मिलिटेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जब उस इलाके को मुहासरे में लिया गया तो मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई और उस दौरान जो है एक मकान के अंदर वो चले गए हैं। रात भर यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो हाल्ट पर रहा, कोई फायरिंग नहीं हुई। पहले अगर जो फायरिंग हुई थी, लेकिन उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स 2 मकानों के अंदर चले गए हैं। फिर रात के 3 बजे यहाँ पर फायरिंग होती है और सुबह तक ये सिलसिला वक्फे से जारी था। इस फायरिंग के नतीजे में जहां एक तरफ फौज की तरफ से फायरिंग की गई, क्योंकि माना जा रहा है कि फौज की जानब से, पुलिस की जानब से मिलिटेंट्स को यह मौका दिया गया था कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने हर किसी अपील को ठुकराया, तो इस वजह से यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट यानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि जब उन्होंने भी फायरिंग की है तो उसके नतीजे में 2 फौजी जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें 92 बेस श्रीनगर में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर एक फौजी एहलकार की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो इस एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनका नाम आसिफ अहमद लोन है, जो कि तुर्गवांगन शोपियां का रहने वाला है, और इसके साथ साथ उवैस फारूक चुरसू अवंतीपुरा के तौर पर उसकी शनाख्त हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी हटाया गया है और उससे पहले उस इलाके को भी सैनिटाइज किया गया है जहां पर ये एनकाउंटर, ये झड़प हुई थी। Last night we had started an operation in Karnigam, Shopian on a specific information. During the course of firing, 2 of our army jawans got injured. They were evacuated to hospital last night. The operation continued throughout the night, and today by late morning, both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. Further details I'm yet to collect. नाज़रीन, हाल ही है जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में पीएचडी को सबकत हासिल हुई है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें पीएचडी को हासिल हुई हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीडीपी के कई सीनियर लीडरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उनके फर्जंद को भी हिरासत में लिया गया है। और भी कई जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि और भी कई लोग हैं जिनकी लिस्ट सरकार के पास है और उन्हें मिलिटेंट लिंक्स के हवाले से हिरासत में लिया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोरों शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शोपियां ज़िले से की है। मेरे 2 साथी सीनियर वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शोपियां के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, बार वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया, दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। शबीर कुल्ले साहब वो हैं जिनको 5 अगस्त के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं किया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था
तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, पीडीपी के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई, मुमताज़ यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। 3 दिन के क्या वर्ड मतलब मैं जितना वर्ड बाना कहीं अल्ताफ है हां क्या तो मैं कार से इतना बाना कोस या ये सका जायद सनोन हो पकले हां दादा कोस फारूक हां तो क्या छुपा खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल हां नबी असमा क्या हुई है वहां मैंने उस टाइम में क्या करूं कहीं देख ये जो जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद हैं। खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। नाज़रीन, एक इत्तला आपके साथ शेयर करते हैं और ये इत्तला शेरगरी के SHO आफ्ताब साहब की जानब से हैं और उनका मानना है कि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, एक सेंट्रो कार के विजुअल्स आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका मानना है कि इसका नंबर 2452 इसका नंबर है। यानी 17 दिसंबर साल 2020 को, यानी कुछ दिन पहले, डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर ऑफिस सोलिना के पास ही ये गाड़ी जा रही थी और यहाँ से कुलगाम के रहने वाले 2 भाई बहन यहाँ से गुजर रहे थे और इस गाड़ी ने उन दोनों भाई बहन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जो उस जुनैद अहमद डार साकिन कुलगाम नामी शख्स था, उसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है। लेकिन मौके से ये गाड़ी और इसका चलाने वाला फरार है। इसी हवाले से ये इतला देते हैं कि अगर किसी भी शख्स को इस गाड़ी के बारे में या इसके चलाने वाले के बारे में या इसके मालिक के बारे में कोई भी इतला हो तो वो SHO शेरगरी को मुत्तला करे। और उनका ये भी कहना है कि उनका नाम, यानी इत्तला देने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम सीक्रेट रखा जाएगा और उससे आवाम के यहाँ जो है नहीं बताया जाएगा। इस तरह से उनकी ये अपील है कि अगर किसी भी शख्स को इस गाड़ी के बारे में, यानी जिसका नंबर है DLCH 2452 और ये सेंट्रो गाड़ी है, अगर इसके बारे में किसी को भी इत्तला है तो वो SHO शेरगरी को मुत्तला करे ताकि इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई जो है वो की जा सके। नाज़रीन, उधर लोरू कुलगाम के लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और ये एहतजाज PDD डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जितनी बिजली मकामी लोगों ने इस्तेमाल की है उससे कई ज़्यादा बिजली फ़ीस उनसे
वसूल किया जाता है और इस हवाले से उन्हें बिलें जो है इरसाल की जाती है। यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने मकामी सड़क पर जो ट्रैफिक का सिलसिला था उससे भी रोक दिया। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, ताहम उनका मानना था कि यहाँ पर मीटर्स लगाए गए यानी मीटर नस्ब किए गए हैं और जो मीटर्स में उसमें एरर दिखाया जा रहा है। उनका मानना है कि जो यहाँ पर डेलीवेज मुलाजमीन जिनकी तैनाती हुई है जो इन मीटर्स से जो है रीडिंग उठाते हैं, उनका मानना है कि वो सही तौर पर, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से मीटर की रीडिंग उठाने में उन्हें परेशानी हो जाती है और उन्हें इजाफी फीस उन सार्फिन से वसूल किया जाता है। उन्हें मुतालबा किया कि पहले यहाँ मीटर ही हटाए जाए और उन्हें फ्लैट रेट ही दी जाए, भले ही उनसे 100 या 50 रुपये ज़्यादा ही वसूल किया जाए, लेकिन वो आज के बाद मीटर के हिसाब से फीस नहीं देंगे या कि फिर उनके साथ इंसाफ हो जाना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा यही है, हमारे मीटर जो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ से हटाया जाए। जो फ्लाइट रेट संघर्ष देते हैं वही हम वाले देते हैं, संघर्ष वाले 50 रुपए अलावा वाले देते हैं, हमसे 50 रुपया अलावा यहाँ से मीटर हटा। क्योंकि जो बंदे यहाँ रीडिंग उठाने आते हैं वो कैजुअल लेबर होते हैं, वो कैजुअल लेबर होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि हम रीडिंग कहाँ से उठाएं। बिल्कुल। उनको पिछली रीडिंग पता नहीं होती है कि हमने इस रीडिंग में बिल भेजी है। वो नया बिल नई रीडिंग उठाते हैं, हमें पूरी रीडिंग का बिल आते हैं। देखो मैंने ये बताया 2 साल मेरी रीडिंग टोटल रीडिंग बताई जा रही है 4300 पॉइंट्स। 4300 पॉइंट्स अगर इसको 3 रुपए के हिसाब से भी ज़रब दिया जाए तो मेरा बनता है 12,000 रुपए। ठीक है, इन 3 बिलों के बगैर मैंने 14,000 रुपए पे किया है। उधर काजीगुंड के लोगों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। काजीगुंड के लोगों का मानना है कि यहाँ जो महकमा बिजली के एहलकार है वो 3 महीने के बाद उन्हें बिजली की बिल फराहम करते हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ 2 या 3 महीने की बिजली फीस अदा नहीं कर पाते। उनका मानना है कि ये पिछड़ा इलाका है, पहाड़ी बस्ती है, लोग ज़मींदार है और यहाँ पर रेवेन्यू के ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, माली तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जो बिजली है बिजली ना के होने के बराबर है। जब बिजली भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्हें फ़ीस जो है उनसे वसूला जाता है, लेकिन ये फ़ीस भी अब 3-3 महीने के बाद उनसे वसूला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये फ़ीस अदा करने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। इस हवाले से लोगों की शिकायत को हमने मुतल्लिकीन के साथ भी उठाया, उन्होंने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हर जगह से आते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं कंज्यूमर से यही इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि इस वक्त तो वो एक्स्ट्रा हमारे सिस्टम पे लोड जो है वो एक्स्ट्रा डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। मैं आपकी वसादत से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि लोग हमारे साथ इस वक्त कोऑपरेट करें, क्योंकि जिसका जो भी सैंक्शन लोड है, कम से कम अगर वो हर घर अगर वो सैंक्शन लोड हिसाब से वो घर इस्तेमाल करे वो लोड, तो हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर ये मुश्किलात जो भी प्रॉब्लम है ग्रीवेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। एक हमारा जो रिसिंग स्टेशन है, क्योंकि ये तो कोई हम छिपी हुई बात नहीं है, इसमें एक पैनल होती है जो हमें जो रिकॉर्ड करते हैं कि कितना लोड लोग खर्च करते हैं, क्योंकि इसमें तो अगर हम यहाँ भी हमारा रिसिंग स्टेशन नियर बाई में है, उस पर जो भी लोड आता है वो तो क्लियर इंडिकेशन कि लोग तो पावर जलाते हैं। और उसी हिसाब से मैं कहता हूं कि हमारा जो सर्वर है यहाँ हमारा कंप्यूटर में जो सर्वर है जहां पे ये लोगों का लोड जो रजिस्टर है, आप देख लीजिए वो लोड जो है उस लोड के हिसाब से बहुत कम है। मैं कह रहा हूं कि लोग तो जलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें क्लियर प्रूफ है, हमारा मीटर यहाँ लगा है स्टेशन में। अलबत्ता ये जो बिल जनरेशन जो अभी आप कह रहे हैं कि हम 6 को हम बिल जनरेट करते हैं, क्योंकि तब तक हमारी ओवरलोडिंग अपडेट करते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद 8th और 10th कंज्यूमर एक वो बिल सहूलियत एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप कंज्यूमर सहूलियत के लिए वो अपनी बिल वहां देख सकते हैं। नाज़रीन, सरकार की जानिब से जहां बल्दियाती इदारों को पंचायती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, वहीं पर कालाकोट के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ने हमारे साथी जमशीद मलिक के साथ बात की और उन्होंने कहा कि इस कमेटी को सरकार की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनका मानना है कि ये कमेटी बिल्कुल फंड्स के बगैर ही काम कर रही है, बिल्कुल मामूली फंड्स फराहम किए जाते हैं, जिसकी वजह से इस कमेटी के साथ मुंसलिक जो लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस कमेटी के चेयरमैन ने जब जमशीद मलिक के साथ बात की, उनका ये भी मानना है कि माई टाउन माई प्राइड के हालिया प्रोग्राम के तहत अगरचे 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया,
ताहम ये कमेटी ऐसी है कि अभी तक भी उन्हें वो 50 लाख रुपए फराहम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वो मुश्किल से यहाँ पर काम चला रहे हैं, ताहम अगर सूरत हाल ऐसी रही तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो सकता है और जो लोग इलेक्टेड हैं उन्हें भी लोग दुत्कारेंगे, उन्हें भी लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही है। बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। जैसा हमको झांसा दिया गया, इलेक्शन हुए, पूर्वमंत्री तरीके से इलेक्शन हुए, जो लोग हम लोग जीत के आए, हमें कोई फंड्स नहीं, कोई सेट्स नहीं हमारे पास, कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ से अपने फंड्स यहाँ से पैदा करें। हम बस स्टैंड क्या पूरे कालाकोट में आप देखोगे, हम बड़ी मुश्किल से इस कमेटी को चला रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने अभी माई टोन माई प्राइड हमारा किया था, इसमें इन्होंने 50-50 लाख रुपया देने की कमिटमेंट की थी, लेकिन वो भी अभी तक गवर्नमेंट का पैसा हमें नहीं आया। और हमें इस एक साल में 15 से 20 लाख रुपया आता है। 7 बाड़े हैं, हम क्या करें यहाँ पे। उससे तो हम यहाँ के अभी इतना हमें कोविड में परेशानी थी, हम सैनिटाइज ही नहीं कर सके। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ सिस्टम चलाया है। ये हमने जो सैनिटेशन के पैसे थे वो हमने वहीं लगा दिए। हमारे पास झाड़ू लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, ये कहीं चूना लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। बड़ी मुश्किल से हम सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी मरहूम मकबूल वीरे की आज बरसी मनाई जा रही है। मकबूल वीरे अपने पेशे से काफ़ी मुखलिस थे और उसके साथ साथ काफ़ी काबिल भी थे। जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक़ था और पूरे जम्मू कश्मीर में उनका नाम आज भी लोग शहरबीन हो या अखबारात हो उसके ज़रिए याद करते हैं। वो न सिर्फ सियासी एतबार से काफ़ी महारत रखते थे, बल्कि लोगों के मसाइल जो है, बुनियादी मसाइल को उभारने भी उनका तरीका और उनकी अदा कुछ अलग ही थी। आज उन्हें हमसे रुखसत हुए 1 साल बीत चुका है और आज भी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनकी कारकर्दगी के लिए उन्हें याद करते हैं। इस तरह से आज पुलवामा में भी एक तकरीब मुनाक़द हुई, जहां पर पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मरहूम मकबूल वीरे को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश की है और उनकी खिदमत को याद किया गया है। आज हमने जो यहाँ पे तकरीब मुनक़द की थी, इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो वादी के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी मकबूल वीरे साहब पिछले साल इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए, उनकी याद में आज हमने यहाँ पे मीटिंग मुनक़द की थी, जिसमें ज़िला पुलवामा के अज़ीज़त सहाफ़ी हज़रात जो है उन्होंने हिस्सा लिया और हमने आज खराज तहसीन उनको पेश किया और इस हवाले से याद किया कि मकबूल वीरे साहब जो है साउथ कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरी वादी कश्मीर के एक जाने माने सहाफ़ी थे, जिन्होंने अवामी मसाइल से लेकर सियासी मसाइल को भी काफ़ी उजागर किया। तो इस हवाले से हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।